जी नमस्कार, मैं जी के वर्मा नवजागरण जी के जीएस चैनल में आप सबों को स्वागत है। आज मैं फिजिक्स है और ये सप्ताह जो है फिजिक्स का ये तीसरा वीडियो है। आज मैं आप लोगों को जो है चैप्टर जो लेकर आया हूँ वो बल लेकर आया हूँ, क्योंकि ये सप्ताह ही आपको गति पढ़ा रहे हैं, न्यूटन और न्यूटन के नियम मैंने तीनों पढ़ा दिया, वो 2 वीडियो मैंने डाल दिया हूँ। ये तीसरा जो वीडियो बना रहा हूँ यह भी न्यूटन के संबंध जुड़ा हुआ है। ये है बल। मैं बताऊंगा इस चैप्टर में कि बल है क्या, बल को कितने रूपों में विभक्त किया गया है, इसका प्रमुख कारण और उदाहरण दोनों पढ़ेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा और समझना होगा। तो चलिए, बल फिजिक्स में फोर्स यानी बल जो है इसकी परिभाषा मैंने न्यूटन के प्रथम नियम में ही जब पढ़ा रहे थे तो उसी वीडियो में मैंने बताया था कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था में जो प्रारंभिक अवस्था है उसको प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। यानी प्रारंभिक अवस्था जो वस्तु है उसको बदलने की चेष्टा करता है, वही बल कहलाता है। और मैंने यही बताया था कि बल जो सदिश राशि है, क्या है? सदिश राशि है, यानी फोर्स हमेशा एक सीधी रेखा में लगती है और इस कारण इसकी दिशा निश्चित होती है, इसलिए सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन, जिसकी चर्चा मैंने पहले ही कर चुका हूं। तो बल को मैं देख रहा हूं और बल को 3 रूपों में बांटा गया है। हमने 3 भागों में बांटा गया है, जिसका नाम दिया गया अभिकेंद्रीय बल, और दूसरा अपकेंद्रीय बल, और तीसरा है बलाघूर्ण। समझ रहे हैं ना? पहला है अभिकेंद्रीय बल, दूसरा अपकेंद्रीय बल और तीसरा बलाघूर्ण। तो ये तीनों बल का ये 3 पार्ट जो मैंने दिया है तीनों पढ़ेंगे इसी वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबा हो जाए उसके लिए आप धैर्य रहिएगा, क्योंकि ये तीनों चैप्टर तीनों जो है टॉपिक मैं इसी वीडियो में क्लियर करूंगा, क्योंकि बल को मैं ज़्यादा लंबा खींचूंगा नहीं। तो सबसे पहले हम चलेंगे कि अभिकेंद्रीय बल क्या है। आपने अब तक पढ़े होंगे, एग्जाम में बैठे हैं, आपको सेट आती होगी, आप उसको जो है ऑब्जेक्शन होगा या जो भी 4 ऑप्शन आपको मिलता है उसमें कहीं न कहीं कन्फ्यूजन होती है पढ़ने के बाद भी। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप इस वीडियो में ध्यान से देखें और आने वाला जब भी किसी एग्जाम में आप बैठे और इस प्रकार के बल से जुड़े अगर क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं। ठीक है? तो चलिए, हमको देखना है क्या? अभिकेंद्रीय बल, यानी बल तो मैंने पहले ही पढ़ लिया, बल की परिभाषा भी जान लिया, बल का एसआई मात्रक जान लिया, बल कौन सी राशि ये भी जान लिया, क्यों सदिश राशि है ये भी जान लिया था। अब बात करेंगे बल का पहला जो पार्ट हम पढ़ेंगे वो है अभिकेंद्रीय बल है क्या। तो अभिकेंद्रीय बल, थोड़ी सी हम इसको परिभाषा देखते हैं। परिभाषा से होता है क्या? किसी भी चीज को स्पष्ट रूप से समझ हमारी होती है। तो परिभाषा इसे क्लियर करेंगे। अभिकेंद्रीय बल की परिभाषा ये कहता है क्या कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मतलब समझते होंगे, वृत्ताकार किसी भी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल को ही हम लोग क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। सरल भाषा में आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, जैसे ये देखिए कोई वृत्त है, ये क्या है? वृत्त है। अच्छी वृत्त नहीं बनती है, लेकिन मान लिए ये वृत्त है। इस पर बल हमेशा किधर लग रही है? अंदर की ओर लग रही है। किधर लग रही है? अंदर की ओर लग रही है। ठीक है? और इससे इधर, ठीक है, इससे इधर और इससे इधर,
इस तरह से ये बल की जो है अगर छूटती है क्रियाकलाप तो इस प्रकार आगे की वो बढ़ती है। क्या देख रहे हैं ना, किसी वृत्ताकार मार्ग पर कोई वस्तु जो है घूम रही हो, चक्कर काट रही हो, उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर लगता है। क्या लगता है? वृत्त के केंद्र की ओर लगता है। और अगर ये इस बल के अभाव में कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर घूर्णन नहीं कर सकता है। अगर ये बल नहीं हम लगे, अंदर की ओर बल नहीं लगता हो, तो वह वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर घूमने में असमर्थ होगा, वो गिर जाएगा, समाप्त हो जाएगी, उसकी रुक जाएगी गति। तो वृत्त की गति तब तक है जब वह अंदर की ओर बल लगाती है, और इस क्रिया में वह बल जो कहलाता है वह अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। हम सरल भाषा में एक उदाहरण हम कह सकते हैं। कभी कभी आप लोग मोड़ होती है, मोटरसाइकिल चलाते हैं, और या फिर साइकिल होते हैं या फोर व्हीलर, जो भी अगर आप चला रहे हैं, आप देखते हैं कि मोड़ पर जब हमें घूरने की बारी आती है तो हमें पहिए के साथ साथ हम अपनी खुद की बल भी अंदर की ओर लगाते हैं। पहिया को मोड़ना पड़ता है, खुद अंदर की ओर बल लगाता। अगर हम शरीर को सीधा रखें, पहियों को अगर कोशिश करें कि अंदर की ओर बल ना लगे, तो क्या होगा? वह हमेशा गिर जाएंगे और मोड़ पर कभी घूर नहीं पाएंगे। यह अभिकेंद्रीय बल का एक खासियत है। दूसरी खासियत यह भी है, हम बचपन में हम लोग क्या करते थे, भुट्टे के बाल होते थे, भुट्टा जो होती थी, बाल होती थी, उसको छोड़ने के बाद जो बलुरी होता था, उस बलुरी में हम सूतरी बांधते थे और इस तरह से नचाते थे, देखते होंगे। और यह पत्थर हो, ईंट हो, जो भी हो टुकड़ा, उसको हम लोग सूतरी में बांध करके वो नचाते थे। और ये नचाने की जो दरमियान होती थी, नचाने की जो प्रक्रिया होती थी, और इस पर हम लोग बल लगाते थे। क्या? जहां सूता पकड़े जाते थे, जिसको हम लोग अंदर की ओर बल कह सकते हैं, उस पर एक बल लगते थे, और इसी बल के कारण वो घूम रहता है। अगर हम छोड़ दें तो देखते वो बाहर की ओर गुजर जाएगी, और वो भी सरल रेखा में, कभी भी वह वृत्ताकार रेखा में फिर वो ना होगी। तो वो तब तक बना है जब तक इस पर बल लगा हुआ है और अंदर की ओर बल लगे हुए हैं, तब तक वो बलुरी चारों धागा की ओर नाच रही है गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ क्रियाशील। तो यह भी बल एक अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। हम इसमें क्या कर रहा है कि यदि कोई वस्तु का द्रव्यमान, थोड़ा सूत्र है ध्यान दीजिएगा, कि यदि कोई वस्तु का द्रव्यमान m हो, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान m हो, जिसकी हम बात करें अभिकेंद्रीय बल का, कोई वस्तु हो, जो कोई पिंड हो जिसका द्रव्यमान m हो, पिंड का चाल या वस्तु की जो चाल है उसे हम लोग v से सूचित करते हैं। किससे? v से सूचित करते हैं। अब वस्तु की त्रिज्या या पिंड की जो त्रिज्या हो उसे हम लोग स्मॉल r से सूचित करते हैं। तो ये तो हम लोग सूचित करते हैं, और इसकी जो सूत्र होगी, यानी वृत्त के केंद्र की ओर जो लगता है बल, अभिकेंद्रीय बल, यानी फोर्स बराबर mv² बटा r, mv²/r। इसको आपको हमेशा याद रखना होगा। ये भी आई है एग्जाम में, कभी भी आपको अभिकेंद्रीय बल का सूत्र अगर मांगेगा तो आप याद रखिएगा। F बराबर अभिकेंद्रीय बल यानी फोर्स बराबर mv²/r। m क्या है? द्रव्यमान है किसी वस्तु या पिंड का। वस्तु की चाल को या पिंड की चाल को हम लोग भी सूचित करते हैं। पिंड की त्रिज्या या वस्तु की त्रिज्या जो हमने प्रयोग करते हैं वह उसे हम r से, स्मॉल r से सूचित करते हैं। और जिसका सूत्र है फोर्स बराबर F बराबर अभिकेंद्रीय बल बराबर होता है mv²/r। समझे ना? तो ये आपको सूत्र याद रखना होगा, F बराबर mv²/r। ये किसका सूत्र है? अभिकेंद्रीय बल का। अब अभिकेंद्रीय बल का थोड़ी सी हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे, उदाहरण में हम लोग देखेंगे कि कुछ उदाहरण, इसका मैंने तो बताया, कुछ उदाहरण आप देखिएगा। कुम्हार का चाक, कुम्हार का जो चाक होता है वो चारों ओर वो चलाता है, देखे होंगे, एक लाठी टाइप के रखते हैं और वो इस तरह से वो कुम्हार का चाक वो चलाता है, और काफी तेज चलाने के बाद पुनः उसे रोकता है और वह चुक्का का निर्माण करता है। तो अंदर की बल लगता है, इस बल के कारण ही हांडी, चुक्का, खपटी या जो भी उसका आकार देना हो कुम्हार को वो तैयार करता है। तो वो कुम्हार
के चाप में भी कौन सी बल लगती है? तो अभिकेंद्रीय बल। ठीक। दूसरा है सूर्य के चारों ओर ग्रह का परिक्रमा या ग्रह के चारों ओर प्राकृतिक या कृत्रिम उपग्रहों की परिक्रमा, यह भी क्या है? यह अभिकेंद्रीय बल का ही क्या है? उदाहरण है। क्लियर? तीसरी बार हम कह रहे हैं मोड़ पर साइकिल का पहिया का मुड़ना। मोड़ पर साइकिल का पहिया का मुड़ना, यहां मोटरसाइकिल भी दे दीजिएगा तो उसका पहिया का मुड़ना, या किसी कार हो तो उसका ही पहिया का मुड़ना, ये सभी क्या होगा? अभिकेंद्रीय बल का। इस तरह से हम इत्यादि कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा ही बहुत सारे इसी तरह से आएगा जिसमें अंदर की ओर बल लगता हो, वो सभी क्या होगा? वो सभी अभिकेंद्रीय बल होगा। ठीक है? क्लियर है आप लोग को? दूसरी बार हम आपको एक चीज और बता देंगे कि मौत के कुआं तो बहुत लोग आप लोग देखे होंगे, टिकट कटा करके 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया, अब तो बढ़ता ही जा रहा है। उस तरह से हम लोग जाते हैं और मौत के कुआं में देखते हैं कि मोटरसाइकिल सवार होती है और वो एक बल लगाता है, तो उसमें भी फिजिक्स होती है। मोटरसाइकिल जो सवार होती है उसमें जो बाहर की जो बल लगता है अभिकेंद्रीय बल होती है, लेकिन वह अंदर की बल बाहर की जो मोटरसाइकिल चलाता है वो अंदर की जो है बल लगा रहा वो अभिकेंद्रीय बल होती है। लेकिन मोटरसाइकिल के जो अंदर जो एक और बल लगाती है वो मौत के कुएं के दीवार के चारों ओर, वह अभिकेंद्रीय बल, बाहर की ओर बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल होती है। कभी कभी कंफ्यूजन में कई विद्यार्थियों मौत के कुआं में सवार जो होती है मोटरसाइकिल, उसमें कौन सी बल लगती है, एग्जाम में अगर पूछता है, कंफ्यूजन होकर के अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं, लेकिन वास्तविक इसमें अभिकेंद्रीय बल ही लगता है। क्या लगता है? अभिकेंद्रीय बल। कुछ क्षेत्र में उसको अभिकेंद्रीय बल लगता है, लेकिन कभी कभी अगर ये भी आ जाएगा तो अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय दोनों बल मोटरसाइकिलों में लगती है। ठीक है? अब तो हम ये आपको अभिकेंद्रीय बल समझ लिए, चलते हैं अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल किन्हीं कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर प्रॉब्लम है पुनः आप एक बार और रिवाइज करके देख सकते हैं। चलते हैं हम अपकेंद्रीय बल में। अपकेंद्रीय बल क्या है? तो जस्ट इसका अपोजिट, किसका अपोजिट? तो अभिकेंद्रीय बल का, यानी जस्ट इसके विपरीत कार्य करती है। यानी आप देख रहे हैं कि किसी वृत्ताकार मार्ग पर जो बाहर की ओर बल लगता हो, ठीक है ना, ये बाहर की ओर बल लगता हो, केंद्र से बाहर की ओर बल लगता हो, जिसको हम लोग कह सकते हैं अपकेंद्रीय बल। परिभाषा में थोड़ी सी जो है न्यूटन के द्वारा स्टैंडर्ड परिभाषा इसको दिया गया है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसको समझिएगा। अपकेंद्रीय बल का परिभाषा क्या कहता है? अजड़त्वीय यानी जड़त्व का जो परिभाषा हमारे गैलीलियो के द्वारा दिया गया, तो यहाँ का रहा कि अजड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है। न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। परिवेश में किसी भी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता है, और यह बल छंदव या अजड़त्वीय बल कहलाता है। इसी की दिशा जो है हमेशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा होती है। इसकी जो दिशा होती है अभिकेंद्रीय बल के हमेशा विपरीत दिशा होती है। समझ ना? वो क्या कहलाता? अपकेंद्रीय बल कहलाता है। अगर आपको एकदम ट्रिक में छोटे शब्दों में अगर याद रखना होगा तो याद रखिएगा कि अपकेंद्रीय बल किसे कहते हैं? तो वैसे बल जो वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर बल लगाता हो, घूर्णन के समय वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर बल लगाता हो और अभिकेंद्रीय बल के विपरीत कार्य करता हो, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। अभिकेंद्रीय बल के विपरीत कार्य करता हो, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। ठीक है ना? और इसकी पूर्ण अगर इसका परिभाषा रखना होगा तो यही होगा। अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं? तो अजड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए
कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है। न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता है। और बल या बल छंद बल या जड़त्वीय बल कहलाता है। इसकी दिशा अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। तो बाहर लास्ट में वही कह रहा है। तो ये आपको न्यूटन का जो परिभाषा है, न्यूटन से संबंधित है, जिसे स्टैंडर्ड परिभाषा के रूप में जाना जाता है, ये आपको याद रखना होगा। नहीं तो सरल भाषा में जो मैंने बताया कि यह इसकी दिशा अपकेंद्रीय बल किससे कहते हैं, तो वैसे पिंड जो किसी वृत्ताकार मार्ग पर घूर्णन कर रही हो और वह एक बल पिंड के केंद्र से बाहर की ओर बल लगाता हो, केंद्र से बाहर की ओर बल लगाता हो, ठीक है ना, केंद्र से बाहर की ओर बल लगाता हो और अभिकेंद्रीय बल के विपरीत कार्य करता हो, अभिकेंद्रीय बल के विपरीत कार्य करता हो, क्या कराता है, अपकेंद्रीय बल। इसका उदाहरण भी आपको ध्यान देना होगा। उदाहरण में कपड़ा सुखाने वाला मशीन, कपड़ा सुखाने वाला मशीन। एक और हम सटीक उदाहरण आप लोगों को देखे होंगे, जब कोई कार चला रहा है, आप कार के पीछे सीट पर बैठे हुए बड़ा रिलैक्स में खिड़की के जो है खिड़कियां के दरवाजा आप खोले हुए हैं और शीशे खोलकर हवा ले रहे हैं, एकदम रिलैक्स होकर के आपकी स्थिर शरीर है। लेकिन जब कार मोड़ पर घूमती है, जिस ओर घूमती है उसके विपरीत ओर आप मुड़ते हैं, आपको झटका लगता है, एक बल लगता है, वही अपकेंद्रीय बल का एक माध्यम है। एक सटीक उदाहरण हम कर सकते हैं, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं, यहां भी देखें, कपड़ा सुखाने वाला मशीन जो होती है वह भी बाहर की ओर बल लगाता है। दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन यह भी बाहर की ओर बल लगाता है। दूध से मक्खन जो ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं, सरल भाषा में हम लोग बोलते हैं दूध का महना, यानी दूध को महकर उससे क्रीम निकालते हैं और जो है दूध जो है एक तरफ निकलता है, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में महुआ दूध कहते हैं। यानी मह कर तैयार किया हुआ क्रीम निकल गया और बचा हुआ जो दूध है उसे महुआ दूध के रूप में हम जानते हैं, क्योंकि महा गया। तो इसलिए वो बाहर की ओर बल लगाता है निरंतर। वह दूध से मक्खन निकालना मशीन, यह भी अपकेंद्रीय बल का ही उदाहरण है। अगले है हवा मिठाई वाला मशीन। हवा वाला मिठाई का देखे होंगे, इसमें भी आपका बल जो लगता है वो क्या, तो अपकेंद्रीय बल ही लगता है। देखते हैं हम लोग, कभी कई बच्चा में देखते थे, एक साइकिल से लोग मिठाई वाला मशीन पीछे लगा खाता था और चीनी बीच में डालता था और जब मशीन को चलता था तो देखते बाहर की ओर छतरी जैसा लगता था, वही चीनी का जो जाली जैसा और उसे मोड़ कर देता था। हवा वाला मिठाई वो भी अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। तो अपकेंद्रीय बल का उदाहरण आपने इसको समझ लिया, ये समझ लिया। और आप एक चीज और याद रखिए, अपकेंद्रीय बल जो हमेशा बाहर की ओर कार्य करता है। तो कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं, जब मेले लगते हैं तो मेले में वो झूला जो वृत्तीयकार झूला हो और वह बाहर की ओर चक्कर लगाता हो, उसमें भी अपकेंद्रीय बल का ही कार्य करता है। जैसे एक उदाहरण में हम कह सकते हैं, तारा माचिस की एक झूला होती है, वो हम जब झूलते हैं तो पता चलता है इसमें अपकेंद्रीय बल है, बाहर की ओर झटका लगता है। या ब्रेक डांस की झूला है, तो जो बाहर की ओर झटका लग रहा हो उसमें और वृत्ताकार मार्ग पर घूर्णन कर रहा हुआ भी अपकेंद्रीय बल का ही उदाहरण है। तो अपकेंद्रीय बल हमें लगता है कि अगर इससे जुड़ा हुआ आपको जो भी ऑप्शन आएगा आप मार सकते हैं, इससे आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो अभी केंद्रीय बल समझ गया, अब केंद्रीय बल आप समझ गए। अब हम लोग चलते हैं तीसरा, जिसके है बल आघूर्ण। यानी बल आघूर्ण क्या है, हम इसको देखते हैं। तीसरा क्या देखना, बल आघूर्ण। हम बल आघूर्ण को देखेंगे, इसकी परिभाषा भी देखेंगे और इसके कार्य की तुलना भी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम बल आघूर्ण क्या है इसको देखेंगे। इसमें क्या कहता है बल आघूर्ण के विषय में, कि बल द्वारा एक पिंड, एक वस्तु, एक पिंड, कुछ भी ले सकते हैं, कहते हैं बल द्वारा
एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। समझ रहे? मात्र एक शब्द में परिभाषा इसका कि बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग समझ गए होंगे कि बल आघूर्ण किसे कहते हैं। कि बल द्वारा एक पिंड को, एक वस्तु को या किसी भी वस्तु में एक पिंड को एक अक्ष जहां रखा हुआ है, एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। यानी जिस पर वस्तु पर किसी भी पिंड, किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, उसके अक्ष में किसी प्रकार प्रवृत्ति होती है, उसे हम लोग बल आघूर्ण नाम देते हैं। हम फिर नीचे क्या लिखते हैं कि किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। समझ रहे ना कि किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा जो बल लगा उस अक्ष, यहां क्या रहा, एक अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण, जहां हमने बल लगाया, जहां जिस वस्तु पर बल लगा उस बल के परिमाण तथा अक्ष के बल की क्रिया रेखा, जो अक्ष था उस पर बल लगने की जो क्रिया रेखा है के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। जो अक्ष था वो, जो बल मैंने लगाया वो, और बीच की जो समय अवधि, जो समय का क्रिया रेखा था, वो क्रिया रेखा जो परिवर्तन हुआ उसके बराबर जो गुणनफल कहते हैं, जिसे हम लोग भी बल आघूर्ण का एक वस्तु से दूसरे वस्तु क्रिया रेखा का बीच का मान को हम लोग बल आघूर्ण का चरण सीमा या चरण क्रिया के रूप में भी देखते हैं। जैसे हम यहाँ अर्थात हम लिखते हैं क्या कि बल आघूर्ण बराबर बल गुना आघूर्ण भुजा, बल गुना आघूर्ण भुजा। तो बल जो लगा वो आघूर्ण भुजा, जिस ओर वो घुमा, जिस ओर अपने अक्ष से परिवर्तन हुआ, उसे हम लोग बल गुना आघूर्ण भुजा, ये बल आघूर्ण का ही मान है। अब हम कहते हैं कि बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि हमेशा ये सीधी रेखा में ही इसकी रेखा निश्चित होती है और सीधी रेखा में ही कार्य करती है, इसलिए यह एक सदिश राशि है। साथ में कहते हैं बल आघूर्ण का एसआई मात्रक, बल आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर, एनएम सूचित करते हैं, इसको न्यूटन मीटर भी हम लोग कह सकते हैं। यह बल आघूर्ण का एसआई मात्रक है। दूसरे शब्द में हम यह भी कह सकते हैं कि बल आघूर्ण के सिद्धांत पर, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर जो कार्य करती है मशीन, उसे हम लोग सरल मशीन कहते हैं। बल आघूर्ण के सिद्धांत पर जो कार्य करती है मशीन, उसे हम लोग सरल मशीन कहते हैं। सरल मशीन के तो आप नाम सुने हैं, कई प्रकार के हमारे घरों से लेकर के छोटे छोटे कामों में हमारी सरल मशीन मुख्य सहयोगी होती है। मुख्य जो है कार्य करने वाला, जैसे चिमटा हो गया, कैंची हो गया, पिलास हो गया, उत्तोलक हो गया, घेरनी हो गई, ये सभी सरल मशीन है। तो ये सरल मशीन इसी बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो मैं अगला वीडियो, मतलब इसके बाद की जो वीडियो आएगा, ये सरल मशीन को मैं लेकर आऊंगा, जिसमें उत्तोलक और उत्तोलक के श्रेणी और श्रेणी से जुड़े हुए मशीन की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सरल मशीन इसके बाद का वीडियो का इंतजार कीजिएगा। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद वीडियो आएगा वो सरल मशीन आएगा फिजिक्स में, तो आप को सरल मशीन का इंतजार रहेगा। और मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को अच्छे से देखें और देखे होंगे, जिससे कि आपको एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए आप अच्छे से तैयार रहें। तो फिजिक्स का मैं सरल मशीन का वीडियो जरूर लाऊंगा, उसके बाद मैं फिर हिस्ट्री में घुसूंगा। ठीक है ना, कि मैंने केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स ये 3
सब्जेक्ट जो साइंस का मैंने लगातार वीडियो दिया हूँ, इसके बाद मैं फिर पूरा जीके यानी आर्ट्स में घुसूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।